गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही साथ संपादकीय में यह आज क्या विशेष है उस पर चर्चा करेंगे। यह न्यूज़ आपको जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ से कवर किया जाता है, जो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस आप जितने भी दे रहे हैं उसके लिए उपयोगी होगा। यह हमारा लगातार 254वां क्लास है, तो लगातार हम बने हुए आप लोगों के साथ। तो हमसे जुड़ने के लिए आप युक्ति आईएएस को विज़िट कीजिए, साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यह क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, जो पेपर का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आवश्यकता अनुसार जो एक वीक में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत ही न्यूनतम फ़ी के साथ, 1 साल वैधता के साथ। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक को महत्ता के साथ शामिल करेंगे, उसे देखेंगे। देखिए, भारत चीनी ताइपे ने WTO इकाई से ICT आयात शुल्क विवाद चल रहा है, उस पर क्या न्यू अपडेट हुए हैं, WTO क्या है, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूब गया है, तो इसके क्या एस्पेक्ट प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके संदर्भ को देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर पार्ट्सहेम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की रिपोर्ट आई है। यह जर्मनी की एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी की है, और कितना हम लोग नुकसान कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, इसका आकलन किया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। देश में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जुलाई से आरंभ होगी, चलेगी, तो इसके भी पीटी एस्पेक्ट देख लेंगे एक नज़र। फिर तीरंदाजी विश्व कप में भारत तीरंदाजों ने 4 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीता है, तो इसे पीटी फैक्ट न्यूज़ को देखेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को कवर करें। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी के पहली पनडुब्बी लॉन्च की है, तो इसके क्या मायने होंगे, हिंद महासागर में किस प्रकार से प्रभाव छोड़ेगा, सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। आज का संपादकीय देखिए, शामिल तो किया गया है विकसित देश बनने की चुनौतियाँ, जो आपको कल जनसत्ता के पेपर में दिया गया था। कल न्यूज़ एनालिसिस नहीं हो सका था, आप लोगों को सैटरडे वीकेंड छुट्टी दी जाती है ताकि संडे को आप लोग टेस्ट दे सके, और टेस्ट आप लोग 11 AM को आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, विकसित देशों की बनने समय चुनौतियाँ किस रूप से सामने आएगी, किस रूप से हमने अभी ये हाल ही में एक कॉन्सेप्ट भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे शामिल हो सकता है, उसके पक्ष को देखा था। अब उससे संबंधित चुनौतियों को भी आज के संपादकीय में देखेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा, सारे न्यूज़ को बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको जैसे WTO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, PYQ, UPSC और भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट PCS में, तो उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिए, युक्ति आईएएस को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे युक्ति आईएएस का, जो लिंक आप लोगों को दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा आप इसे बार कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर लीजिएगा अपने गूगल स्कैनर से, और एक ब्लू रंग का टिक आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे जो भी प्रोसेस बताएगा उसके अनुसार आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बारकोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in। जो सुविधा आपको ऐप पर दी जा रही है वही सुविधा आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जा रही है, तो जो भी सुविधा आप लोगों को लगे उसके अनुसार युक्ति आईएएस को विजिट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, इससे संबंधित कोई भी मुद्दा हो आप लोग उसे ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न वहाँ से जब भी कुछ विवाद हुआ प्रश्न पूछे गए, वो UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो,
किसी प्रकार के पीसीएस आप दे रहे हैं, सभी जगह प्रश्न विवादों से पूछा गया है। अभी तक यह ट्रेंड है, क्योंकि यह 2 वर्ष के अंतराल के बाद इसका मंत्रिय सम्मेलन होता है, मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन होता है, तो ऑटोमेटिक ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर करने का प्रयास कीजिए। चलिए न्यूज़ देखते हैं पहले, उसके बाद कुछ एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फैसला 26 जुलाई तक टालने को कहा गया है। देखिए भारत और चीन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के विवाद निपटारण निकाय से 26 जुलाई तक की सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों के नई दिल्ली के आयात शुल्क खिलाफ कोई फैसला नहीं लेने को कहा। देखिए बात क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद जो होते हैं, गैजेट होते हैं, उसके आइटम्स होते हैं, उसके जो एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग भारत देते हैं और दूसरे देश से हम भारत लाते हैं, तो हम लोग आयात कर रहे हैं इसके लिए, और एक निर्यात करते हैं। तो आयात शुल्क हम लोग को क्या करना है, इसके लिए आयात शुल्क से संबंधित क्या है, उत्पादों को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। एक अधिकारी का बात यही कही गई है। यह निपटान 26 अप्रैल के जनेवा विवाद निपटान निकाय जो WTO का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बैठक के दौरान उठा और यह विवाद चलता रहा। 26 जुलाई 2024 तक विवाद पैनल लिस्ट में रपट के बारे में बातें की गई है कि हम वहां पर जाकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। WTO नियम के अनुसार आदेश जारी होने पर 60 दिनों के भीतर पैनल के फैसले DSB द्वारा क्रियान्वयन के लिए अपनाना होगा। अर्थात जो ये पैनल है, विवाद पैनल, जो WTO का पैनल है, कोई भी विवाद होता है WTO के संदर्भित मुद्दे पर जो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नियमित किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, विश्व के व्यापार संतुलन को कायम करने के लिए कोई भी विवाद अगर होगा, कोई भी विवाद होता है, किसी देश का विवाद होगा, कोई भी विवाद होगा, किसी भी देश का होगा, किसी भी देश का होगा, या देश का होगा प्लस देश का होगा। मान लीजिए किसी देश का विवाद किसके साथ होगा, WTO के साथ होगा। किसी देश का विवाद हो सकता है, आपसी विवाद हो सकता है, व्यापार के आयात निर्यात से संबंधित किसी भी मामले में, तो वो WTO के इसी पैनल में जाएगा, विवाद पैनल में जाएगा, निपटारण पैनल में जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर जाता है तो 60 दिन के भीतर पैनल के फैसले पे कार्य करना होता है। अब WTO यह अनुरोध किया गया इन देशों को अपनाने में जो देरी हो रही है उसके लिए बातें की गई। WTO एक विवाद पैनल ने 17 अप्रैल 2023 को अपनी रिपोर्ट में कहा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों भारत द्वारा लगाया गया आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मापदंडों का उल्लंघन है। आयात शुल्क भारत ने लगाया है किसी गैजेट पर, तो WTO इन शुल्कों के खिलाफ यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान द्वारा दायर एक मामले के बाद फैसला आया। तो यही सब बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर बात है कि जो प्रक्रिया है, भारत ने अपने कुछ आंतरिक मामलों को लेकर वैश्विक व्यापार को संतुलित करने के लिए, अपने वैश्विक व्यापार को संतुलित करने के लिए ये काम किया, पर वैश्विक मंच पर WTO को लगता है कि आप खुली नीति नहीं दे रहे हैं, खुली नीति नहीं दे रहे हैं, जिससे हमने WTO के संगठन सदस्य तौर पर हमने समझौते कर रखे हैं। तो यही विवाद चल रहा है। कहने का अर्थ सरल और साधारण शब्दों में कि WTO का जब आप मेंबर बनते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि व्यापार करने के लिए हम वातावरण देंगे। किस प्रकार का? खुली वातावरण देंगे, खुला मंच देंगे। ध्यान रखिए, खुला मंच देंगे जहां पर आयात और निर्यात, ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात जो होगा उस बराबर होगा, अर्थात बराबर शुल्क पर होगा। ऐसा नहीं कि हम XYZ के लिए अलग नीति अपना रहे हैं और ABC देश के लिए अलग नीति अपना रहे हैं। दोनों के लिए एक ही नीति होगा। हम आयात कर रहे हैं या निर्यात भी कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो भी हम क्या करें, XYZ के लिए जो नीति बनाएंगे XYZ के लिए, वही ABCD के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नीति बनाएंगे। तो यह बराबर धारणा को विकसित करने की बात की है। हालांकि देखिए कि वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स होता है उसमें सभी देश अभी FTA करते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, आप इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर शुल्कों को क्या किया जाता है, न्यून किया जाता है, शुल्कों को न्यून किया जाता है, पर यह किसी खास क्षेत्र के लिए होता है जो दोनों देश के द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए किया जाता है।
यह मामला इससे इतर होता है। क्लियर है? यह जानबूझकर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, यह इसमें क्या होता है, समझौते के तहत होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें आप अचानक कोई वृद्धि नहीं कर सकते, अचानक कोई वृद्धि नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हमें उस देश के XYZ से कुछ दुश्मनी है, तत्कालिक रूप से कोई विवाद छिड़ गया तो हम बढ़ा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। FTA उन देशों के साथ होता है जो सहयोगी देश होते हैं, यही आप लोगों को बताया भी गया है, सहयोगी देश होते हैं। पर यहाँ पर आयात शुल्क जो बढ़ाया जाएगा, हो सकता है आपके मित्र रहे हों, पर तत्कालिक रूप से क्या होगा, तत्कालिक रूप से हमारे विवाद कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, किसी मंच को लेकर, किसी उत्पाद को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, यह तत्कालिक उससे विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करेगा वो देश, आयात शुल्क में वृद्धि कर देता है ताकि हम उससे कुछ अधिक शुल्क अर्जित कर पाए। यही सब मामला चल रहा है। इससे आगे हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप WTO के बारे में जानें। हालांकि इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा, यह वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एकमात्र जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों को संबंधित करता है, अर्थात जुड़ा होता है एक दूसरे के राष्ट्रों के मध्य एक व्यापार नियम को संचालित करता है। WTO समझौते इसके मूल तत्व हैं जिन्हें कई देशों के द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर द्वारा क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब यही है, 164 सदस्य देश है यूरोपीय संघ सहित, इसमें 23 पर्यवेक्षक सरकार है, जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि देश भी पर्यवेक्षक उसे कहते हैं, अभी सदस्य नहीं बना है, और उसकी बैठकों में शामिल हो सकता है, इसके बैठकों में बातें रख सकता है अपनी, और उस बातों को, उन रायों को हो सकता है संगठन देश के सदस्य देश मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। इसके लिए वो नखरे नहीं कर सकेगा पर्यवेक्षक देश, केवल आकर पर्यवेक्षण की नीति अपनाएगा, वहाँ पर केवल एब्जॉर्ब करेगा कि क्या चल रहा है घटना परिघटना उस बैठक में। अब ध्यान रखिए, वर्तमान स्वरूप काफ़ी हद तक वर्ष 1986-94 के उरुग्वे दौर के वार्ता का परिणाम है, जिसमें मूल गेट या पहले जनरल एग्रीमेंट हुआ करता था, उसका एक बड़ा संशोधन शामिल किया गया, जो 95 से आपको ध्यान है WTO एक वैश्विक मंच के तौर पर उभरा। अभी इसका सचिवालय का है जनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यह ध्यान रखना आप लोग इसका PT फैक्ट। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, तो यह शीर्ष सम्मेलन निकाय होता है इसका, जो हर 2 साल पर इसकी बैठकें आयोजित होती है। अब ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन सभी सदस्य देश मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल होते हैं, वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के आने वाले मामलों को क्या करता है, निर्णय लेता है। अब कुछ PT फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि जो प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन अर्थात MC कहाँ हुआ था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन क्या, मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठक कहाँ हुई थी, वर्ष 1996 में सिंगापुर, याद रखना इसे, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 12वां आपको मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में, जो लेटेस्ट है इसका, स्विट्जरलैंड में हुआ था। हालांकि इससे पहले दूसरे जगह आपको आयोजित होना था, अजरबैजान में, जो नहीं हो सका किसी कारणवश। तो जब कोई देश जहां प्रस्तावित होता है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, प्रस्तावित होगा बैठक, मान लीजिए भारत में प्रस्तावित है आज का इस वर्ष का बैठक, मान के चलिए, छोड़िए भारत को, छोड़िए यहाँ पर आइए, आपको अबू धाबी में 13वां आपको सम्मेलन प्रस्तावित है कि फरवरी 2024 में आयोजित किया जाना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको लेकर अगर आप फरवरी में जो प्रस्तावित था, अगर ये अबू धाबी क्या करता, नहीं हम कराते, तो यह कहाँ शिफ्ट हो जाता, यह जनेवा में शिफ्ट हो जाएगा, इसका मुख्यालय में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही अजरबैजान ने जून 2022 में सम्मेलन कराने से मना कर दिया, प्रस्ताव वापस ले लिया, जिसके आधार पर इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, इसके मुख्यालय जनेवा में हुआ है। तो 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा, 13वां सम्मेलन आपको अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 2024 में ही हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड का जो बैठक हुआ था 2022 में, जिसे MC12 बोलते हैं, वो 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो चुके, जो कजाकिस्तान मूल रूप से जून 2020 के MC12 मेजबानी करने वाला था, लेकिन कोविड-19 के महामारी कारण वो क्या, वो स्थगित कर दिया गया। इसमें बहुत से मुद्दे शामिल किए, जैसे WTO की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी, ये सब मुद्दे अपनाए गए थे जो आपको इस सम्मेलन पर चर्चा हुआ था। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मुद्दे चर्चा के रहे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना 10 दिसंबर 2017 आपको MNC, आपको ध्यान रखिएगा 11
इसमें भी मत्स्य के पालन सब्सिडी को लेकर, ई वाणिज्य शुल्क को लेकर सभी क्षेत्रों में वार्ता जारी रखने की बात की गई थी। प्रतिस्पर्धा सहित बातें की गई थी। नैरोबी केन्या 15 से 19 दिसंबर 2015, जिसे मैक आपको 10 कहा जाता है, MC 10 कहा जाता है। इसमें देखिए कृषि, कपास, अल्प विकसित देशों LDC जो लोअर अल्प विकसित देश होता है, उसके मुद्दे के निर्णय लिए गए थे। नैरोबी पैकेज जारी किया गया था। कृषि सब्सिडी पर बात की गई थी। जो कृषि सब्सिडी 3 रूप से महत्वपूर्ण है WTO का, जिसमें हमको ग्रीन, अंबर और बॉक्स बोला जाता है, तो इससे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। ये सब पर चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर बात यह करें, हालिया बैठक की जानकारी आपको रखनी है ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे तो आप इसे कवर कर सकें। कुछ प्रश्न है इससे जो आपको देखना चाहिए। देखिए, UPSC 2017 में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे भारत में WTO व्यापार सुगम बनाने के करार TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का अनुसमर्थन किया है। क्या यह कथन सही है या गलत है? आपकी बात यहाँ पूछ रहा है। TFA WTO 42 मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। उसके बाद TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त किया गया या अनुसमर्थन इसका किया गया। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आपको केवल 1 और 2 सही है, बाकी यह 3 गलत है। क्योंकि यह फरवरी 2017 में इसको क्या किया गया था? अनुसमर्थन किया गया सभी देशों के द्वारा। भारत इसमें 2016 में इसका समर्थन किया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए 2017 में WTO से प्रश्न पूछे गए। स्टेट PCS में जाइएगा तो BPSC से भी WTO में प्रश्न पूछे गए हैं, UP PCS में भी प्रश्न पूछे गए हैं, MP PCS में भी प्रश्न पूछे गए, छत्तीसगढ़ में भी पूछे गए, राजस्थान में भी पूछे गए। ऐसा नहीं कोई ऐसा PCS है जहां पर WTO से प्रश्न नहीं पूछे गए। हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे प्रश्न पेपर होता है, जिस स्टेट का जैसा पेपर होता है उसकी प्रवृत्ति वैसे चेंज होती है। तो कुल मिलाकर जहाँ UPSC से प्रश्न पूछा गया है तो आपको स्टेट PCS में भी प्रश्न से पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन और है। यह प्रश्न UGC नेट 2019 के सेकेंड शिफ्ट वाला जो पेपर होता उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन WTO का कार्य है? अर्थात WTO कार्य पूछ रहा है। तो जैसे व्यापार समझौते में क्रियान्वयन, प्रशासन, संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या यह WTO का कार्य है? आप लोग को अगर ऑप्शन लग रहा है सही तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने सदस्य देशों में व्यापार नीतियों का समय समय पर समीक्षा करना है। फिर भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली स्थापना सहायता करना है, या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, सबसे उपयुक्त आपको लगता है? यह UGC नेट 2019 में पूछा गया। सोच के देखिए, UGC नेट जैसे एग्जाम में भी प्रश्न WTO के करंट इशू से पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, या स्टेट PCS की कोई भी दे रहे हो तो आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में इससे प्रश्न आता है तो इस समय अगर आप नहीं अभी तैयारी करके जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उस समय केवल आप क्या कीजिएगा, बस ऐसे मुँह फाड़िएगा। रीज़न उसके पीछे है कि आप एक्टिव मोड में काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक्टिव मोड में काम कीजिए। किसी भी टॉपिक का PYQ कवर करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है इसका A और B दोनों सही है। यह नहीं है भुगतान प्रणाली को नहीं स्थापित करना, यह वर्ल्ड बैंक IMF के तर्ज पर देखने को मिलता है। मौद्रिक सहयोग कौन करता है? वर्ल्ड बैंक या IMF करती है, या और भी ऑर्गेनाइजेशन करती है जो इंटरनेशनली कार्य कर रही है। अब इसका कार्य मुख्य रूप से क्या है देखिएगा, A और B। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। तो आपने देखा, आप लोगों को यह प्रश्न कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उपयोगी हो रहा है या नहीं हो रहा? आप लोग हमेशा कंफ्यूज में ही रहते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। आप पूरे YouTube पर ओपन करके देख लीजिएगा जो चीज़ें कराई जा रही है। मैं बस टू द पॉइंट बात करता हूँ, मेरी यही इशू है, टू द पॉइंट में बात करता हूँ, जो बहुत से लोगों को पसंद ही नहीं है। मजाक तौर पर लोग पसंद करते हैं। इक्सबाजियों की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, ये सब अगर किया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करते हैं कि जो 10 मिनट का टॉपिक है उसको 1 घंटे में लोग पढ़ाते हैं, 1 घंटे में कवर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है
है ना। और मैं 1 घंटे में आपको 50 कम से कम 50 क्वेश्चन PYQ के जो पूरे से आपको 1 घंटे का आवर में कवर किए जा सकते हैं। बस PYQ अगर आप लोग कवर कर रहे हैं, जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है 5 से 6 टॉपिक, उसमें से आपको 50 PYQ आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग उस एंगल से PYQ कवर कर रहे होंगे तो। चलिए आगे बात किया जाए। देखिए, अमेरिका का रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूब गया है। उसका जो रिपब्लिक फर्स्ट बैंक का जो अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो बैंकों पर नज़र रखती है, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्तियों को जब्त कर लिया। अब यह रिपब्लिक फर्स्ट बैंक 2024 में डूबने वाला पहला बैंक बन गया है अमेरिका का। तो यह भी ध्यान रखना, इससे पहले वर्ष नवंबर में सिटीजन्स बैंक डूबा था अमेरिका। तो बैंक क्यों डूब जाते हैं यह इम्पॉर्टेंट है। अगर बैंक डूब जा रहे हैं तो उसके जो आय और निवेश जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्गतवा जो निवेशक होते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे संबंधित खाता धारक हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, खाता धारक। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाजार जो होगा, राष्ट्रीय बाजार उस पर प्रभाव पड़ेगा, प्लस इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। अब यह क्यों होगा, यह कब लेवल पर, जब किसी बैंक का जो डेब्ट अधिक है अर्थात कर्ज अधिक है, तो कहने का मतलब वो कर्ज लेने के लिए अन्य स्रोतों को क्या किया होगा, मॉडरेट किया होगा, उसके अन्य स्रोत से खोज की होगी। तो अन्य स्रोत जो भी इसके रहे होंगे, अन्य स्रोत जो भी रहे होंगे वो भी प्रभावित होंगे, और वो अन्य स्रोत किसी अन्य से लिए होंगे। इस प्रकार से एक रेगुलेशन होता है, एक सर्किल बन जाता है जो हम तक पहुंच जाता है, आप तक पहुंच जाता है, एक आम व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसके प्रभाव जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा तो उसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक बैंक का डूबना किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। वो मात्रात्मक रूप से क्या होता है, प्रभाव डालता है ना। जैसे कुछ साल पहले मंदी आई थी तो अमेरिका के बहुत से बैंक धराशायी हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि फर्स्ट बैंक की 32 शाखाएं फुलटन बैंक के तौर पर संचालित हो रही थी। अब ध्यान रखिएगा, यह हालांकि बहुत बड़ी नहीं, केवल 66.7 करोड़ डॉलर का बोझ पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा तो नहीं है, पर इससे ध्यान रखिएगा 2023 में नौकरियां का कटौती वहाँ की गई है। तो इस प्रकार से दबाव बनेगा अन्य बैंकों पर कि अपने नियम और शर्त को क्या करें, नियम प्लस शर्त को मजबूत करें। तो नियम शर्त जब मजबूत होता है तो सबसे प्रभाव किस पर पड़ता है, निवेशक पर। क्या होगा कि उसको आसान रूप से निवेश के तकनीक प्राप्त नहीं होंगे। तो यह भी एक अन्य स्रोत में कारक बनता है कोई बैंक अगर डूबता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मानिए प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष रूप से यह मात्रा के रूप में नुकसान देता है, अर्थात नेगेटिव प्रभाव देता है। ठीक है ना। साथ ही साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो अन्य बैंकों को एक मौका देगा अपने इंश्योरेंस डिपॉजिटों को बेहतर करने का, अपने बैलेंस शीट को सही करने का, और देश की इकोनॉमी में क्या कहते हैं हम बेहतर वित्तीय आवेशन को करने के लिए। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देगा। कुल मिलाकर यही सब बातें होती हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रखिएगा आप लोग। क्यों, यह है ना, जलवायु परिवर्तन जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कहीं भी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, आरएस हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, वो पीटी में प्रश्न हो, मेंस में प्रश्न हो या इंटरव्यू के स्तर पर, तीनों जगह इसके डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग आप लोग उसी स्तर पर कर सकते हैं, मेंस में इसके डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक वैश्विक आर्थिकी का लगभग 19% कटौती झेलनी पड़ सकती है। अर्थात वैश्विक नुकसान हम जो जलवायु परिवर्तन से प्रभाव देखेंगे वो 19% तक उसके प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आय का यह क्षति ग्लोबल वार्मिंग के 2 डिग्री तक सीमित रहने के लिए आवश्यक खर्च से 6 गुना अधिक हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने क्लास में,
अब नहीं जगा तो कब जगा। अगर हम अगले कुछ वर्षों में 50 वर्षों में, मैंने बात भी कर रखा है, 50 वर्षों में एक ठोस कदम नहीं दिया जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, आंकड़े को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के, अगले 200 वर्षों में क्या होगा, मानव अस्तित्व इस देश पर, इस वर्ल्ड पर खतरा हो जाए। मानव अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि मानव का अब क्या होगा। जीव जंतुओं तो छोड़िए ही छोड़िए, मानव का क्या होगा जो इतना लोभी है, इतना प्रवृत्ति है, इतना अवसरवादी है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। 6 गुना आगे, अभी हम 100 अरब डॉलर की बात करते हैं कि वित्त का फंड जमा करो ताकि हम देशों को सुरक्षा दे सके, जलवायु परिवर्तन पर काम कर सके। वो ना जाने अनजाने में 6 गुना अपने क्षति कर रहा है। यही रिपोर्ट जर्मन के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के जर्नल में छापा गया है। वैज्ञानिकों ने भविष्य में आर्थिक विकास के बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन किया है। यही बातें आपको आय में कटौती हो रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आय में कटौती होगी। दक्षिण एशिया, अफ्रीकी देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे। दक्षिण एशिया का देश कहने मतलब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में बातें हो रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के आपको प्रभाव देखने को मिल रहा। उपज, श्रम उत्पादकता, बुनियादी अधिक प्रभाव परिलक्षित होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। मैंने एशिया का वर्गीकरण भी न्यूज एनालिसिस में कराया है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो लगातार मुझे 2-3 महीने से वॉच कर रहे हैं, यह दक्षिण एशिया को मैप में मैंने बता रखा है। तो यह नहीं बोलिएगा कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, और नए स्टूडेंट हैं तो वो एक जगह सर्च करिए गूगल पर कि दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश हैं, ताकि न्यूज़ को बेहतर तरीके से आप लोग सर्च भी करना सीखें किसी टॉपिक का। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर वैश्विक वार्षिक क्षति लगभग कितना हो रहा है, 380 खरब होने का अनुमान है। वर्ष 2050 में यह 190 से लेकर 590 खरब के बीच पहुंच सकती है, हो सकती है। तो सोच के देखिए, हम लोग 100 अरब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खरब की खर्चा हो रही है। 100 अरब डॉलर का क्या है, वैश्विक निवेश की बात हो रही थी ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर फंड बनाया गया था उसमें। तो यहाँ पर तो बात देखिए कितनी खर्च हो रही है। इसलिए बात यही बोलता है ना कि बचत इम्पॉर्टेंट है। आप एक तरफ से 100 अरब डॉलर देने में हिचकिचा रहे, विकसित देश हिचकिचा रहा है, उसको अपने राष्ट्रीय संप्रभुता की इशू हो रहा है, हम कैसे पैसे का वित्त आवंटन करेंगे और कैसे हम अपने राष्ट्रीय लोगों को इससे लाभ दे पाएंगे। अगर बचेगा, विकसित देश अगर तरक्की कर लिया हमारे पैसा लेकर, तो हम उससे पिछड़ जाएंगे। बहुत से मुद्दे हैं। तो जाने अनजाने में बेचारे ये सभी देश, विकसित हो, अल्पविकसित हो, विकासशील देश हो, वो इतना खरब का नुकसान कर रहे हैं वर्ष 2050 तक। क्लियर है, और लगातार इस पर बातें चर्चा होती है। अर्थव्यवस्था में यह नुकसान पिछले उत्सर्जन का परिणाम बोला गया है, और यह हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बचाना चाहते हैं तो हमें अधिक प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। केवल कागजी बातें नहीं करनी होगी, कागजी बातें नहीं करनी, अब धरातल पर ग्राउंड रिलेटिव हम लोग क्या करना है, ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करने की आवश्यकता है। अगर हम 2100 तक बात करें तो वैश्विक औसत का 60% पहुँच जाएगा यह क्षति। अगर हम 2100 की बात करें, इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलता हूं तो आप लोगों को मजाक लगता है कि नहीं सर इतने हवाबाजियां कर रहे हैं, 200 वर्ष की बात करते हैं, विश्व का ही क्या होगा, समाप्ति की बात करते हैं, पृथ्वी की समाप्ति की बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुल उत्पादन हम लोग 100 करेंगे मान लीजिए, तो उसमें से केवल 60% किससे होगा, जलवायु परिवर्तन के मार से होगा। और अन्य भी तो क्षति के कारक हैं जलवायु परिवर्तन के अलावा। तो सोच के देखिए, हम लोग जितना कमाएंगे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा खोने की स्थिति में होंगे। हमारे पास कुल संसाधन मान लीजिए 10-15 ही बच गया, अगर नहीं 10-15 को छोड़िए, अगर इसके स्ट्रीम लेवल पर हम बात करें 20-25% हमारे पास बचा, तो अभी इतना संसाधन है। तो वैश्विक मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर इतना मारामारी चल रही है संसाधन वितरण को लेकर। तो सोच के देखिए, हमारे पास केवल 20% से 30% बचेगा, तो संसाधन वितरण के लिए कितनी मारामारी चलेगी, कितना वैश्विक उठापटक होगा।
कितना देश एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। अभी देख रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध कर रहे हैं। अभी उन नादानों को नहीं समझ में आ रहा है, यूक्रेन हो, रसिया हो, अमेरिका हो, उनको नहीं समझ में आ रहा है, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, किसी देश को यह नहीं समझ रहा है, इराक हो, ईरान हो, कोई देश की बात मैं कर रहा हूँ, भारत भी, पाकिस्तान की मैं भी बात कर रहा हूँ। उनको यह नहीं लग रहा है हम गोला बारूद फोड़ के क्या कर लेंगे। अरे विश्व ही नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे। पूरा सौर मंडल में हम इतनी सु हैं, छुटकी को बिंदु हैं, ठीक है ना। पूरा सौर मंडल, हम सौर मंडल की बात करें और यूनिवर्स की हम बात करें तो वहाँ हमारे गैलेक्सी का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर इतनी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े लोग करते हैं, तो समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास वैश्विक औसत 2100 में क्या हमारे पास बचने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष से भी आपको काम करने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिएगा, नए अध्ययन में पिछले 40 वर्षों में दुनिया भर में लगभग 1600 अधिक से क्षेत्रों में इस पर क्या किया गया, विषय पर नवीनतम निष्कर्षों के आधार पर अगले 26 वर्षों का निष्कर्ष निकाला गया है। अत्याधुनिक, ध्यान रखिएगा, विज्ञानियों ने अपने मॉडल को अत्याधुनिक जलवायु अनुकरण मॉडल जिसे CMIP 6 के साथ जोड़ा है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए कॉप सम्मेलन होता है उसके साथ CMIP सम्मेलन के तौर पर भी देखा जाता है। अब हर जगह यह नुकसान उस कटिबंधीय देशों में सबसे अधिक हो, क्योंकि ये पहले नुकसान क्यों होगा, क्योंकि पहले वो गर्म है, जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा और भी गर्म होगा। उष्ण कटिबंधीय करने का मतलब 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है ना, वो अधिक प्रभावित होगा। तो इसको लेकर आपको तय करना होगा हमें करना क्या। इस जर्नल में यही बातें की गई हैं। कुछ रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं का प्रदर्शन क्या रहता है किसी लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों में। तो सबसे ज़्यादा द्रुमुक जो है पार्टी, वो 2 लोगों को टिकट दी थी, 2 महिला को, तो दोनों जीत के आई। तो 100% इनका रिजल्ट है। रंगपा जो पार्टी है वो 1 को दी, वो भी 1 जीत कर चली आई, तो 100% है। भाजपा की हम बात करें, संख्या में 55 लोगों को दी थी इनके द्वारा महिला प्रत्याशी बनाया, जिसमें 41 इनकी जीती है। अगर हम पिछली चुनाव की बात करें उसके संदर्भ में बात हो रही है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, बीजेपी में 7 में से 5 जीती है। तो आंकड़े आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी प्रश्न पूछे महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला भागीदारी को लेकर, तो आप इन डाटों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसे लाया गया, रखा गया है, तो इसे कवर करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है। PT फैक्ट इसे याद रखिएगा। देश में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन आपको जुलाई से चलेगी। परीक्षण अभी रूट चयन नहीं हुआ, 50 ट्रेनें तैयार हैं। परीक्षण के बाद 400 वंदे मेट्रो चलाने की तैयारी। कितना है? 400। तो याद भी यह रखना है, 400 वंदे मेट्रो चलाई जाएगी विभिन्न शहरों में। अब 31-20 तक खत्म होगी वेटिंग लिस्ट टिकट की समस्या, ये भी बातें की जा रही है। साथ में आपको ये सब चीज़ें हो रही है। सेमी स्पीड के तौर पर इसे आपको 124 शहरों में आपस में जोड़ेगा। यह 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। ट्रेनों का अधिकतम स्पीड होता है अधिकतम होगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह ध्यान रखिएगा, हाई स्पीड वंदे मेट्रो ट्रेन को इंटरसिटी के तर्ज पर चलाया जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपको, पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे मेट्रो ट्रेन इसको बोला जा रहा है। तो ये सब कब चलाया जाएगा? तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसे ध्यान रखना है, इसे बेहतर तरीके से आप लोग समझना। एक PT फैक्ट आप लोग को यह भी है कि तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ उसमें भारतीय तीरंदाज जो थे उसमें से 4 स्वर्ण पदक और 5 पदक लोग जीते हैं। तो याद रखना है, एशियाई खेलों के चैंपियन ज्योति सुरेखा विनम्र शानदार प्रदर्शन किया है। कुछ PT फैक्ट आप लोग को यहाँ से निकालने हैं। इस तरीके से आप लोग PT फैक्ट कवर कीजिएगा। अब इस पर भी मैं चर्चा करूँ, बताइए। PT फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं। देखिए, यह एक है, चीन ने पाकिस्तान को निर्मित हैंगर श्रेणी का पहली पनडुब्बी दिया है। उसमें देखिए जो कुल 8 पनडुब्बी इसको देगा, जिसमें से 4 इसको देना है। 4 क्या करेगा? कराची जो शिपयार्ड है पाकिस्तान का, वहाँ आपको क्या होगा कि उसको निर्मित किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यह प्रोजेक्ट हैंगर क्लास का है। तो जैसे हमारे यहाँ स्कॉर्पियन श्रेणी का है पनडुब्बी है, वैसे ही इसके पास हैंगर श्रेणी का नाम दिया गया, हैंगर श्रेणी का। तो देखिए, जैसे ही पाकिस्तान में हैंगर श्रेणी के पनडुब्बी आएंगे तो जो यह अरब सागर है, अरब सागर में गश्तियाँ बढ़ेगी। तो भारत के जो अरब सागर में जो पनडुब्बियाँ रहेंगी उसके साथ हम ताना बाना समझ सकते हैं। तो निगरानी को लेकर यह कराया जा रहा है। पाकिस्तान उसकी अपनी संप्रभुता है, वो कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। तो यह विवाद का कारण भी आने वाले समय में बन सकता है,
इसके प्रक्षेपण को लेकर, इनके अन्वेषण को लेकर, निगरानी को लेकर, खुफिया जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, जासूसी करने के लिए ये सब मुद्दे उठेंगे। तो वो छोड़िए, पीटी फैक्ट को लेकर याद रखिएगा किस देश के द्वारा हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी प्राप्त की जा रही है। चीन पाकिस्तान को दे रहा है, इसको याद रखना है। अब एक विकसित देश बनने की चुनौती क्या है उसे देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया था। भारत विकसित देशों में श्रेणी में आएगा 2047 तक। भारत ने लक्ष्य रखा है विकसित देश राष्ट्र बनने के लिए। तो इसके लिए न्यूज एस्पेक्ट आप लोगों को कवर कराया था। अगर आप लोग नए हैं तो वेट कीजिएगा हर चीज़ को जानने के लिए। पुराने कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने इस पर न्यूज़ कवर कराया था। इस पर मैंने 2 बार न्यूज़ कवर कराया। एक जब 2 फरवरी को जब न्यूज एनालिसिस कराया था उसमें भी, और उसके बाद कुछ दिन बाद मार्च में मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया। विकसित देश भारत की कल्पना कैसे होता है, विकसित देश कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर। अब देखिए भारत अगले 30 वर्षों तक विकसित देश बनने की संकल्पना रखता है, वर्ष 2047 तक। तो इसके समझ चुनौतियां भी बहुत से हैं लक्ष्य निर्धारित प्राप्त होने के लिए। जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव बात होती है उसके साथ नेगेटिव भी बात होती है ना। पॉजिटिव तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब नेगेटिव होता है तो हमें और हमारे सिस्टम को, इकोसिस्टम को दिक्कत होता है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम अभी विकासशील देश हैं तो विकसित देश बनने के लिए हमें 8 से 9% का क्या वार्षिक दर प्राप्त करना। जीडीपी ग्रोथ कितना होगा, 8 से 9%। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा चीन ने लगातार प्राप्त किया है, तो भारत भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत से अवसर दिख रहे हैं जहां पर यह लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। हाल ही में बात किया 7.6% का विकास दर विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बताया गया। 7.6 से लेकर 7.1% का विकास दर भारत का लगातार कुछ वर्षों तक होने वाला है, ऐसी बात कही जा रही है। तो हम बहुत करीब हैं, ऐसा कार्य हो सकता है। अब मौजूदा जो प्रति व्यक्ति आय है करीब $2600 है, उसे $12,000 पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी हम विकसित देश की श्रेणी में आएंगे। तो मैंने आप लोगों को वर्ल्ड बैंक का एक यह बताया था पिछले क्लास में भी, जब इस पर न्यूज एनालिसिस कराया था विकसित राष्ट्र बनने के लिए। तो याद है आप लोगों को मैंने वर्ल्ड बैंक का यह न्यू पॉलिसी बताया था, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर फिफ्थ ईयर जो 2023 से न्यू जो लिस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें लो इनकम देश किसे कहेंगे, जिसका $1085 से कम आय हो रहा होगा। क्या प्रति व्यक्ति आय हो रहा होगा। हम प्रति व्यक्ति आय पर ही निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय $1085 से नीचे हो तो क्या होगा, वो गरीब देश होगा, लो इनकम वाला देश कहा जाएगा। उससे पहले क्या था, हम 5 ईयर 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितना था, लगभग 1045। तो अंतर भी आप लोगों को देख लेना कितना का अंतर है, बताते चलिएगा आप लोग कितना का अंतर बदलाव हुआ है पिछले पॉलिसी में, जो नए पॉलिसी बनाए गए हैं, जिसके आधार पर वर्ल्ड बैंक किसी देश को लो इनकम देश कहता है, लोअर मिडिल इनकम देश कहता है, अपर मिडिल इनकम देश कहता है, या हाई इनकम देश कहता है। तो इसे भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लोअर मिडिल तो यह है, तो भारत अभी इसी श्रेणी में, ध्यान रखिएगा $2600 है। तो भारत देखिए इस श्रेणी में भी सामने आता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। हमें हाई इनकम में जाना है, अपर मिडिल इनकम में हम प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हमें कम से कम आपको $13,205 प्राप्त करना है। हालांकि इसमें बात की जा रही है $12,000 का। तो यह हम जब प्राप्त कर लेंगे, यह पुराने आंकड़े दे रहे हैं भाई साहब, नए आंकड़े आ गए हैं लेखक जी, थोड़ा डाटा सुधारने की आवश्यकता। देखिए सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास बेहतर करते हैं, पर जो नवीनतम डाटा है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, मेरा यही मानना है। अब देखिए बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होगा, यहाँ 12,000 दिया गया, यहाँ डाटा दे रहा है 13,000, कम से कम 13,205। ये पुराना डाटा था जो आपको अप्रोक्स बात की जा रही है। फिर भी ध्यान रखना, अपने को अपडेट रखना हमारे जो युक्ति आई है उसके साथ, जहाँ पर नवीनतम डाटा उपलब्ध कराया जाता है, जो सबसे नवीनतम डाटा होगा वो उपलब्ध कराया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो हम इस श्रेणी को अच्छे से याद कर लेंगे, आप लोगों को याद रखना, यही ध्यान रखना। इसके लिए क्या क्या होगा, मजबूत आर्थिक सुधार करने होंगे, कृषि श्रम सुधार, आर्थिक पूंजीगत व्यय, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ा, राजकोषीय आदर्श बढ़ाने होंगे। राजकोषीय आदर्श मैंने आप लोगों को पहले भी ये सब टर्मिनोलॉजी बता रखा, नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैं उसे आप लोग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास, मूल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर क्या होगा,
गुणवत्ता बढ़ाना होगा, गरीबी या भ्रष्टाचार उन्मूलन के राह हमको अपनाने होंगे। ये सब चुनौतियां हैं। आप लोग से प्रश्न अगर पूछ दे विकसित राष्ट्र बनने में भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, तो यहाँ से आप लोग लिस्ट को निकालिएगा, चिपका दीजिएगा। अतिरिक्त कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर इंटरव्यू में पूछे तो यही आपको चिपका देना है। अगर बिहार के बारे में पूछे, आपको यूपी के बारे में पूछे, एमपी के बारे में पूछे, तो कम से कम इसकी बातें यहाँ पर कुछ बातें हैं आप यहाँ से चिपका सकते हैं। कोई क्यों नहीं, कोई राष्ट्र, कोई देश, कोई राज्य, कोई विकसित नहीं होता। इतने कारण तो जरूर होंगे, इसके अतिरिक्त भी और भी कारण होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, उसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब है कि देखिए यहाँ पर विकसित राष्ट्र बनना है तो वैश्विक मंचों की चुनौतियों का सामना करना होगा। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 7% कर दी, जो पहले यह क्या बोलता था 6.7%, अर्थात सभी पॉजिटिव इंक्रीजेशन दे रहा है। पॉजिटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का डाटा दे रहा है। तो हम इस रास्ते पर, अगर हम बात करें भारत के बुनियादी विकास पर केंद्र राज्य सरकार को पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों का निवेश की, तो यह वित्त वर्ष 2024% में वृद्धि हुआ है, बढ़ावा मिल रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इसमें वृद्धि होगी तो इससे लाभ हमें प्राप्त होगा। अगर बात करें वस्तुओं के निर्यात में सुधार में, विनिर्माण में, कृषि उत्पादन बढ़ने में, तो वित्त वर्ष जो 24-25 के लिए वृद्धि की दर बढ़ेगी, तो सकारात्मक बदलाव आएंगे। अर्थात आरबीआई ने भी कुछ डाटे दिए हैं जो 7% वृद्धि अनुमान चालू वित्त वर्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर बात हो रही है कि हम 7% क्या करने वाले हैं, जीडीपी ग्रोथ प्राप्त करने वाले। तो 8 से 9% करना है। तो नई सरकार गठित होगी तो और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। तो बाजार बूम करेगा तो हमारी वृद्धि दर और भी अनुमानित रूप से हो सकता है बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। साथ ही इस वर्ष का 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा रहेगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके बारे में, तो ये कब भारत में प्रवेश करता है। आपको यह जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी में कब प्रवेश करता है, फिर मध्य भारत में कब प्रवेश करता है, ये 3 क्वेश्चन मुझे बताइएगा। इस पर मैंने पहले भी मानसून को लेकर प्रश्न एनालिसिस करा रखा है। तो आप लोग एक्टिव मोड में रहिए, सारी चीज़ें कराई गई है। मेरा विश्वास है इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं लाभ होगा। आप जितना वीडियो है अभी तक मैंने 200 कितना है 54 क्लासेस ले चुका है ना, उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी और क्लास की आवश्यकता आपको होगी। करंट को लेकर, उसके कोर पार्ट को लेकर, कोई भी करंट है उसके कोर पार्ट जो होते हैं उसको लेकर, जितने भी कोर पार्ट है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगर हम वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की बात करें तो वो अपनी रिपोर्ट में बोलता है वित्तीय संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2021 तक निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। कहने का मतलब भारत इस डाटे में कहाँ होगा, अपर मिडिल इनकम वाले देश में होगा, अर्थात इस श्रेणी में होगा। तो आप लोग को याद रखना है इस श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ के साथ ही। चलिए कुछ चीज़ें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब इसी तरीके से 2031 की बात यह कर रहा है। अब है कि हम इसमें और भी बेहतर विकास करते हैं, जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रभावी न्याय व्यवस्था, दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के प्रमुख विषय है शामिल। तो यह क्या, अगर हम इन क्षेत्रों में सुधार करते हैं तो और भी जल्द से हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम अगर सूचकांकों की बात करें, महत्वपूर्ण रूप से हम चिन्हित अभी है कि हमको इसमें भी सुधार करना होगा। विश्व मानव विकास सूचकांक में हम लोग भारत 193 देशों में 134 देशों की स्थान रखते हैं। तो यह भी कहीं प्रश्न चिन्ह है, इसमें भी हमको बेहतर सुधार करने होंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मानव विकास सूचकांक जो हाल ही आया है उसमें कौन कौन से सूचकांक में टॉप 5 देश हैं, टॉप 5 देश और लोअर 5 देश, यह सभी मैंने आप लोग को करा रखा है। अगर नहीं कराया है तो आप लोग जाके वीडियो को देखिए कि नहीं कराया है, नहीं या हुआ है या नहीं क्लासेज इस पर। मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट में भारत इस रैंक पर आता है। अगर हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें जो हाल ही में 24 में आई है, 143 देशों में 126वां स्थान भारत का। तो भारत को इस पर भी काम करने की आवश्यकता होगी, तभी हम विकसित देश बन पाएंगे। तो इस रिपोर्ट के भी आप लोग मुझे बताइएगा, क्लास हो चुकी है। तो टॉप 5 देश कौन कौन है और लोअर 5 देश कौन है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है,
जिसमें पाकिस्तान नेपाल की सूची में नहीं शामिल किया गया था। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सॉरी भूटान को शामिल नहीं किया गया, नेपाल को किया गया था, चीन को, तो ये सब, श्रीलंका को, ये सब देशों की श्रेणी क्या है मुझे बताइएगा, जो पड़ोसी मुल्क है उसकी। तो इसी प्रकार देखते हैं कि कृषि, श्रम, भूमिका, अन्य सुधारों की जरूरत बनेगी, जिसमें हमारा शोध और विकास क्षेत्र में कुल व्यय मात्र कितना है जीडीपी का, 0.64% है, जिसे वैश्विक स्तर पर हम देखें तो यह वैश्विक स्तर पर 2.71% है। तो हमें इसमें भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए डेवलपमेंट R&D कर सके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं तो इसका लाभ होता है, लाभ क्या होता है, हम कम रुपये इन्वेस्ट करके अधिक प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम और भी सस्ते प्रोडक्ट का इंक्रीज कर सकते हैं और सस्ते प्रोडक्ट बना सकते हैं। चीन इसी के लिए, आप लोग जान रहे होंगे चीन क्यों विकसित हुआ था, कि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत काम किया और अपने प्रोडक्ट का मूल्य कम किया, जिसके आधार पर वैश्विक मंचों पर उसे लोगों ने एक सस्ते प्रोडक्ट के लिए उसे अपने बाज़ारों में प्रवेश दिया, लोग खरीद रहे हैं, विश्व खरीद रहा है। इसलिए भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निवेश को बढ़ाना होगा। ये सब मुख्य चिंता का विषय है, जिससे बाधा है, जिसको जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी। अगर हम बात करें बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की, पोषण की, सुनिश्चित कराने के साथ साथ शांति कायम, देश में शांति होना चाहिए, किसी प्रकार का सुरक्षा चौकस संबंध रखने की जरूरी लक्ष्य को प्राप्त करना, ताकि पूरा तरह देश सुरक्षित रहे, तभी होगा। किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा हो जिसका अतिरिक्त बोझ देश पर पड़े। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, तभी हम देश से 1947 तक क्या होंगे, विकसित हो पाएंगे, मजबूत तंत्र विकसित कर पाएंगे। कुल मिलाकर सारी बातें की जा चुकी है। विकसित हम कैसे बनेंगे, भारत की बात की जा रही है। 2, विकसित कैसे बनेंगे, विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे, उसके लिए भी मैंने न्यूज एनालिसिस करा दिया है। विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते में चुनौतियाँ क्या क्या हैं उसको भी मैंने करा दिया है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से जब प्रश्न पूछेगा समीक्षा में, तो आप दोनों का उत्तर बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अगर मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों को कवर करिएगा। अब है कि आज का जो टेस्ट है, आपको 11 AM के बाद क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको आप लोग इवनिंग तक भेज सकते हैं। हाँ, लास्ट क्लास का मैंने टेस्ट का रिव्यू नहीं किया, उसके लिए सॉरी, कहीं व्यस्तता थी। अभी मैं आप लोगों को क्लास के बाद उसको रिव्यू करके भेज दूंगा। बाकी आप लोग क्लास टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। कॉपियाँ बाद में चेक हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है, पर टेस्ट ज़रूर दीजिएगा आप लोग। टेस्ट देने से लगातार आप बने रहिएगा न्यूज़ पर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।